फिजिक्स भी मजेदार हो सकती है। तो यही है, दैट्स ऑल। ओके, बिल्कुल। सर, यस मिठुल सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? A very warm welcome पीयूष भाई और हाँ भाई, वार्म वेलकम। राहुल राहुल कुलशेष जी भी हैं, राहुल सर, जो कि एक आई मीन बिसाइड्स बीइंग एसोसिएटेड विद द मीडिया हाउस इज आल्सो द प्रेसिडेंट सोबा सिंधिया ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, और ये बहुत बड़े फैन हैं आपके। तो अरे वाह, आई वुड लाइक राहुल सर कि पहले आप क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद फिर मैं, बहुत कुछ पूछना है पीयूष भाई आपसे। आप पूछो पूछो पूछो। आपकी जो जर्नी है, बिकॉज सिंस यू स्टार्टेड योर जर्नी, यू बिलोंग टू ग्वालियर, एंड ग्वालियर से आपकी जो जर्नी एनएसडी तक और थिएटर से लेके फिल्म्स तक, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी व्हिच आई वुड लाइक यू टू शेयर। उससे पहले राहुल सर आप, इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत बार बक्की जा चुकी है एक्चुअली। नहीं बहुत बार बक्की जा चुकी है एक्चुअली, इतनी बक्की जा चुकी है कि अब मैं बोल बोल के थक गया हूँ। क्या बताऊं अपनी जर्नी के बारे में यार, इतना बोल बोल के थक गया हूँ मैं। जर्नी मेरी जर्नी मेरी जर्नी मेरी जर्नी मेरी जर्नी ना हो गई साली मेरी गर्लफ्रेंड हो गई। मतलब पूरा जो खंगाल लो उसको कि कहाँ से कहाँ पैदा हुआ। अरे बोल चुका मैं, यहाँ पैदा हुआ था, ग्वालियर था, उसके बाद बॉम्बे आया, फिर दिल्ली आया, फिर बॉम्बे चला गया। इतनी सी जर्नी है। चलो चलो पूछो, जो मैं जितना पूछ सकते हो पूछो, मैं जितना बताने की। राहुल सर आप पूछो भैया, राहुल मियाँ। पीयूष भाई से मैं पूछ तो कुछ भी नहीं सकता हूँ, इतना कह सकता हूँ कि मैं बहुत ही कायल हूँ आपका। अरे और पूछिए। आपका हुस्ना हुस्ना सुनता हूँ तो आंख से आंसू आ जाते हैं हर बार। अरे वाह वाह वाह। अभी आपकी बात सुन के लग रहा था कि काफी चीजें आपकी और मेरी काफी सिमिलर रही हैं, क्योंकि बचपन में मैं भी बहुत शाई था। अच्छा। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरे को भेज दिया सिंधिया स्कूल। सिंधिया स्कूल में जब बोर्डिंग स्कूल में आप पहुंची और वो वहां का माहौल और उनको हैंडल करना जो है, 6 महीने में मेरी शाइनेस सब खत्म हो गई। सब खत्म हो गई, सही बात सही बात सही बात। तो काफी सिमिलैरिटीज थी। लेकिन आपकी जो जो जर्नी जो आप बार बार कह रहे हैं वो कहीं कहीं हमने सुना भी है और है बहुत इंटरेस्टिंग। वीड लव टू हियर इट अगेन। और स्पेशली क्या जर्नी है, मतलब कुछ स्पेसिफिकली पूछो ना, क्या पूछ रहे हो? मतलब मैं पूछता हूँ। हाँ पूछना। मैं जब दिल्ली में था तो बंगाली मार्केट में रहा करता था, और मुझे याद है कि बंगाली मार्केट में जब दोस्त बने मेरे, तो 7 या 8 तो सारी कैटेगरीज में मिस्टर दिल्ली थे, जो कि एक जिम में एनडीएमसी के जिम में कूद कूद के, तो वो इस तरीके का पागलपन था कि अगर आपका थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी यू हैड, एंड ऑल्सो मुझे ध्यान है कि उस समय अनुराग कश्यप, इम्तियाज अली, शुजीत सरकार, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपसे जुड़े हुए हैं और जिनको आपके थिएटर देख देख के इंस्पिरेशन मिला है। तो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे उस टाइम का कि अबाउट योर जर्नी ड्यूरिंग द डेज ऑफ एनएसडी and during those days when you were performing theater and the theater group? कब की बात कर रहे हो तुम? जिस वक्त की बात, किस वक्त की बात कर रहे हो? 1980s and early 90s. 1995 नहीं, हाँ अर्ली 90s, 90s, 1991, 92, 93, 94, 95 तक की बात है ये, जब एक्ट वन बना था। जिस वक्त एक्ट वन की बात कर रहे हो मेरे ख्याल से तुम, अनुराग और ये जो है इम्तियाज अली उसी तभी आना शुरू हुए थे, क्योंकि तभी ये लोग वॉल्यूम। हेलो हेलो। हाँ जी। तो हाँ उसी वक्त आना शुरू, तब यार था, मतलब तब बहुत यंग थे, मतलब एक्चुअली पंगा ही था कि बहुत यंग थे। और दूसरी बात ये है कि मेरे को कभी फैमिली का सुख तो मिला नहीं था। मतलब मेरे ऐसे फ्रिक्शंस थे मेरे घर वालों से बहुत ज्यादा, इमोशनली मैं अटैच नहीं हुआ था उनसे। तो इमोशनली एकदम से एक्ट वन मिला, एक्ट वन ग्रुप था, एक्ट वन ग्रुप मिला, तो उसमें वो इट वाज लाइक ह्यूज फैमिली। उसमें 30-35 लोग एकदम से दोस्त बन गए, और वो एक ही दिन में हो गया था साला, एक ही दिन में। मतलब आपके मैं पहुंचा हूँ बॉम्बे से स्ट्रगल करके 1 साल का, और मालूम पड़ा कि जो अच्छा लंबा चौड़ा ग्रुप तैयार है। और एक वो एक्चुअली मनोज का नेटिव हो चुका था। मैं एक प्ले के बाद में मैंने ज्वाइन किया था। वो हमारा एक प्रोग्राम था हमारे दौर में करके,
वो स्ट्रीट सॉन्ग्स का प्रोग्राम था। उस वक्त ये अयोध्या वगैरह का पंगा चल रहा था, मतलब बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी। तो हमने कहा कि यार हम स्ट्रीट सॉन्ग्स गाएंगे, मतलब कम्युनल हारमोनी के। तो वो मैंने कंपोज किए थे, वो आज भी कैसेट फॉर्म में है। अब तो सीडी में आ गया होगा। हमारे दौर में आज भी तुम जाकर भाई वीर सिंह मार्ग पर इसके कम्युनिस्ट पार्टी के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर सकते हो। तो बड़ा जबरदस्त वो आपके मतलब सीडी बना था, बड़ा जबरदस्त कैसेट था। हमारे दौर में नसीरुद्दीन शाह ने उसमें आवाज दी थी और बाकी हमारी आवाज थी। उसमें करीब 12-13 गाने थे। तो वो वैसी वो बना, तो वैसे ही जो मालूम पड़ा कि वो क्योंकि काम बड़ा जबरदस्त था। मतलब हम सुबह से लेकर शाम तक जाया करते थे दिल्ली शहर में या दिल्ली के आसपास के इलाकों में, या कहीं भी चले जाया करते थे। हम जलते हुए पंजाब में घुस गए साले, पटना में चले गए, कहाँ नहीं गए हम उन गानों को लेकर। मतलब कहाँ जहाँ जहाँ जाते थे वहां पर झड़ी लग जाया करती थी। कलकत्ता चले गए, जहाँ जाया करते थे हम उन गानों को गाया करते थे। और वो प्लेन गाने थे, कोई स्ट्रीट प्ले नहीं था, वो स्ट्रीट सॉन्ग्स थे। तो उनकी वजह से जो है ग्रुप बहुत 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 एक दूसरे, एक भी बंदा मिस हुआ करता था तो हम उसको मिस किया करते थे कि यार वी आर मिसिंग दैट पर्सन, ही इज नॉट हियर। तो दैट वे जो है बहुत ही जबरदस्त बॉन्ड हो गया था आपस में। और एक्ट वन और भी ग्रुप थे बने हैं वहां पर, लेकिन एक्ट वन को जिस तरीके का काम हुआ एक्ट वन के बैनर से, उस वो वैसा काम मेरे जब तक मैं रहा तब तक तो मैंने देखा नहीं। या तो रेपेटरी थी, तो रेपेटरी में काम के पैसे मिलते थे आपको, लेकिन ये तो मनमौजी अपने अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, अपने उन्माद में आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं। अपनी मर्जी से ऐसा काम कौन करेगा यार? मतलब रीजनेबली बात है ना, अपनी मर्जी से अपने पैसे लगाकर ऐसा काम कौन करे? वो इतना पैशनेट, इतना पैशनेट। कहीं इंडिया गेट पर तो हम कई बार पिटते पिटते, मतलब ये सफदर हाशमी की डेथ हो गई, मरहूम, सैल्यूट करते हैं उसको, हम कई बार पिटते पिटते बचे वहां पर। वहां पर आ जाया करते थे ये लोग आपके मारने मारने मुरने के लिए, तो हम हारमोनियम वगैरह समेट कर भागा करते थे वहां से। बड़े जबरदस्त, बड़ा बड़ा कपा देने वाला माहौल था उस वक्त, लगातार लगातार लगातार। तो हम ने किया वहां पर। उसके बाद फिर होली हुआ, होली करके महेश एलकुंचवार का प्ले है। उसके बाद फिर बैरी जॉन ने एक प्ले किया था टैग से, उसमें एक्ट के बहुत सारे लोग थे। सुनो रे किस्सा, उसमें मैंने म्यूजिक दिया था, लिरिक्स और म्यूजिक और स्क्रिप्ट की थी मैंने। तो लिरिक्स और म्यूजिक और स्क्रिप्ट जो है नाम बन गया था मेरा, कि जिस भी प्ले में काम करता हूँ उसमें लिरिक्स म्यूजिक और स्क्रिप्ट में लिख देता हूँ। एनकेएस से बहुत बहुत गहरा संबंध हो गया। वो डायरेक्ट करता था, मैं लिरिक्स म्यूजिक स्क्रिप्ट और एक्टिंग करता था। उसमें बड़ा जबरदस्त हुआ। वो बड़ा वो समय यार, वो ऐसा समय था जैसे कि मैं दिन सोने का रात चांदी की, ऐसा 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 था। दिन सोने का रात चांदी, मतलब रात को घर जाने के बाद में यूज्ड टू वेट कि सुबह कब होगी। जब एनएसडी के सामने पेड़ जो है, पेड़ के नीचे हमारा ओपन ऑफिस था, वहां पर कब मिलेंगे एक दूसरे से। हम इतना मिस किया करते थे एक दूसरे को कि हम एक दिन भी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाया करते। और फटे हाल थे, फूटी कॉलोनी थी। ग्रुप में 5-6 बंदे थे जो कि कमाया करते थे। वो लोग जो है पैसे का हिसाब किताब रखा करते थे कि किसने खाना खाया किसने नहीं। ऐसे ही होता रहा। फिर मतलब जब शहर हमारा सोता हो गया, उसके बाद फिर एक्ट वन बहुत जम गया, बहुत एक्टिंग का बहुत नाम हो गया, लोग बगाने के लिए तरसने लगे इसमें। तो ऐसे ही करते 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 मतलब एक्ट वन मतलब एक्ट वन की जो कोहेसिवनेस थी, डेंसिटी थी, जो जुड़ाव था आपस में एक दूसरे का, वो कमेंडेबल था। मतलब वो वैसा वाला जुड़ाव हमने और किसी थिएटर ग्रुप में देखा नहीं। और वो ऐसा जुड़ाव है कि आज भी मैं 2012 में आई थी, ये क्या नाम है, तमाशा नहीं, इसकी इम्तियाज की ये रॉक स्टार, उसी उसी वक्त में मैंने एक पार्टी रखी थी अपने घर में। अब वो 2012 में और 1991, 92, 93 में कितना फर्क हो गया। मैंने कहा था कि यार जनरली आपके एक्ट वन के बंदे मिलते हैं, एक्ट वन के बंदे मतलब 2005 2005 और मतलब करीब 20 साल बाद जो मिल रहे हैं, 20 साल बाद के ज्यादा बल्कि। और मैंने कहा कि चलो आपके मतलब मिलते हैं यहाँ पर, मेरे घर पर आ जाओ। तो बॉम्बे से ही नहीं बल्कि एलए से, लॉस एंजलिस से आपकी लड़की आई। मैं साथ बैठकर शराब पीना चाहती हूँ, ओल्ड डेज, फॉर द नेम ऑफ ओल्ड डेज सेक के लिए। तो इतना जबरदस्त बॉन्ड था, इतना जबरदस्त बॉन्ड था। बॉन्ड हमें लगता है कि वो खाली क्लब रिलेशनशिप नहीं थी। वो एनके का बहुत बढ़िया सूक्ति थी कि क्लब रिलेशनशिप बहुत कम वक्त के लिए चलती है, एक्चुअली चलती है तो वर्क रिलेशनशिप। अगर जब आप काम करते हैं साथ में, इकट्ठे काम करते हैं और कोई बहुत बढ़िया काम करते हैं, मतलब कमेंडेबल काम करते हैं, तो वो उन संबंधों को आप फिर भूल नहीं सकते। वो संबंध आपके सामने हमेशा, आपके साथ में हमेशा चलते हैं। तो यही चीज, यही फिर लगातार होता रहा। फिर मैंने एक्ट वन छोड़ दिया अपने किसी बुनियादी वजह से। उसके बाद फिर मैं इंडिपेंडेंट थिएटर करने लगा। फिर अस्मिता का चला गया मैं,
फिर मैंने एक इवनिंग विद पीयूष मिश्रा करके 3 सोलो परफॉर्मेंसेस का एक 3 घंटे का प्रोग्राम बनाया मैंने। उसमें निर्मल वर्मा की एक दूसरी दुनिया करके थी एक स्टोरी, उसमें व्हाट एवर हैपेंड टू बैटल लेमन करके एक आपके इंग्लिश स्टोरी थी, और विजयदान दत्ता साहब की दुविधा करके, जिस पर बाद में पहेली बनी शाहरुख खान की। तो तीनों मिक्स करके, क्योंकि मैं ग्रुप थिएटर एक्ट 1 के बाद में मैं करना चाहता नहीं था, क्योंकि ग्रुप थिएटर वहां पर बहुत बढ़िया कर लिया था और वैसा वाला मजा मुझे कहीं भी ग्रुप थिएटर करने में आ नहीं रहा था। तो मैंने जो है सोलो परफॉर्मेंस करने की एक विधि निकाली और मैं 3-3 घंटे के सोलो परफॉर्मेंस करने लगा, विच बिकेम माय मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम, मोस्ट पॉपुलर परफॉर्मेंस। ये 1 घंटे के 3 परफॉर्मेंस करता है 5-5 मिनट के गैप के बाद में, तो ये देखने चाहिए। तो एन इवनिंग विद पीयूष मिश्रा उसका नाम था, बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस हो गया था। 2 साल उनको किया। फिर मैं कैंपस थिएटर में लग गया, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, हिंदू कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, गार्गी कॉलेज, में लग गया मैं। लगातार स्टूडेंट्स के साथ काम किया, छात्रों के साथ काम किया, बड़ा मजा आया उसमें। उसके बाद फिर आपके मतलब इवन जब दिल से हो गई थी 1998 में, दिल से में मणिरत्नम ने मुझे वहीं से चुना था, दिल्ली से। दिल से के बाद मैं सिनेमा नहीं गया, इंडस्ट्री नहीं गया, मतलब बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री नहीं गया। वो आकर चली गई, भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन उसके पहले कायदे से अगर आपकी बड़ी फिल्म आ रही है, शाहरुख खान बहुत बड़ा स्टार थे उस वक्त, मनीषा कोइराला बहुत बड़े स्टार थी, प्रीति जिंटा उस फिल्म से बन गई, मणिरत्नम थे, गुलजार साहब थे, संतोष सिमन थे, बहुत बड़े नाम थे उसमें, बहुत बड़े नाम थे उसमें। तो कायदे से आदमी को वहां जाना चाहिए कि हमारी पिक्चर आ रही है, वहां बैठकर इंतजार करूंगा, कुछ तो काम मिलेगा। फिर भी नहीं गया मैं यहीं रहा दिल्ली में, थिएटर करता रहा लगातार। उसके बाद फिर राजकुमार संतोषी ने जब लेजेंड ऑफ भगत सिंह लिखने के लिए बुलाया, तब जो है मैं फॉर्मली वहां पर गया, और 2003 में मकबूल और मातृभूमि बन रही थी, जब मैं कास्टेड हो गया था मकबूल और मातृभूमि के लिए। वो मुझे आई रिमेम्बर वेरी करेक्टली, इट वाज 28th ऑफ मार्च 2003, जब मैं अपने परिवार के साथ में, मेरे परिवार को बुला लिया, मेरे परिवार के साथ में हम लोग वहां शिफ्ट हुए, और उसके बाद में रेस्ट इज द हिस्ट्री। उसके बाद में पीयूष भाई, मैंने सुना है कि एंड सुना क्या है, करेक्ट भी है कि एक टाइम में यू वर ऑफर्ड द रोल ऑफ इन मैंने प्यार किया है, जो कि रोल सलमान खान नॉट ऑफर्ड दैट, ये गलतफहमी है, बड़ी सारी गलतफहमी है इसके बारे में। एक्चुअली जब मैं पढ़ रहा था ना थर्ड ईयर में 1986 में, तो उस वक्त जो है मुझे बुलाया था, मेरे डायरेक्टर जो थे उस वक्त, निदेशक थे प्रोफेसर मोहन महर्षि, उन्होंने मुझे बुलाया था अपने चैम्बर में और मेरा परिचय कराया था। मैं क्लास में था तो मुझे मालूम पड़ा कि मुझे मेरा बुलावा आ रहा है, तो एक सज्जन बैठे हुए थे वहां पर, तो मुझे मिलवाया मोहन जी ने, शिवाजी ने, और कहा कि ये इनका नाम है राजकुमार बड़जात्या, ये प्रोड्यूसर है इंडस्ट्री में, और ये अपने बेटे को एज अ डायरेक्टर लॉन्च करना चाहते हैं, जिनका नाम है सूरज बड़जात्या, और ये अपने हीरो की तलाश में आए हैं। हीरोइन की तलाश, जैसा कि उन्होंने बताया था मुझे कि हीरोइन की तलाश हो चुकी है, हीरोइन चुनी जा चुकी है, और ये हीरो की तलाश में आए। तो मैं तो मिलवा रहा हूँ उनसे, तो वो बड़े खुश हुए मुझे देख के। अच्छा, लगता मैं बड़ा अच्छा था उस वक्त, चेहरा मोहरा बहुत अच्छा था, काफी सटीक जो है आपके मतलब फीचर्स थे। तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से कार्ड लिख कर दिया कि ये राजकमल कला मंदिर, मेरा प्रोडक्शन हाउस जो है, उसका एक कार्ड है। और है हेलो हाँ जी, हेलो, कनेक्शन सौरभ, जरा कनेक्शन देखने। हेलो, हमारी तरफ से हेलो सर। हेलो, हाँ जी सर, बोलिए सर। हाँ, तो अब आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है पीयूष भाई, आ रही है। टूट गया, मैं देख पा रहा हूँ मितुल को, लेकिन उसको हिलते डुलते नहीं देख पा रहा। आई थिंक सर की तरफ से सर थोड़ा सा कुछ वो है, इंटरनेट का इशू। हमारी तरफ से ओके है सर सब। एक सेकंड यार, मुझे बुलाना पड़ेगा वो पीयूष को। हो गया सर, अब हो गया सर। हाँ, चलिए। तो शक्ल की जो आप बात कर रहे थे, मुझे ध्यान है कि जो कॉलेज की भी लड़कियां थी, आई मीन दे वर टोटली यू नो अ बिग फैन ऑफ यू, और आपके बिल्कुल पीछे,
मतलब ये तो मेरी मेमोरीज हैं, जब जब यू नो एट अ टाइम जब लड़कियां आपके बिल्कुल पीछे रहती थी और गिरती थी आपके ऊपर। ये तो खैर मुझे मालूम नहीं, बहरहाल अपनी बात बता रहा हूँ मैं कि जो है ये मिस्टर महर्षि ने मुझे मिलवाया उनसे। उन्होंने मुझे कार्ड दिया अपना और कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें निकलने में कितना टाइम है। मैंने कहा 3 महीने बाद मैं आ रहा हूँ। कहने लगे सीधे आ जाओ बॉम्बे और सीधे मुझसे मिलो मेरे ऑफिस में आके। और उसके 10 दिन बाद मिस्टर महर्षि टकरा गए वहां मेरे को कॉरिडोर में। कहने लगे चले जाओ यार, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया वहां पर। तो तब जो है मैं सिलेक्शन का मतलब नहीं समझा, पता नहीं क्या था। मैं 3 महीने के बजाय 3 साल बाद गया वहां पर 1989 में। 86 में पास आउट हुआ, 89 में प्रॉपरली गया वहां पर, प्रॉपरली स्ट्रगल करने के लिए। एक साल बाद वापस आ गया हालांकि। तो वो ये दिस वाज द हिस्ट्री। इसको पता नहीं क्यों, हाँ मिस्टर महर्षि ने जो कहा था ना कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, वो मेरे लिए बड़ी बात थी। तो ये हुआ था कुल मिलाकर। मतलब मैं उसमें, मेरा सिलेक्शन हो गया था या कास्टिंग हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जनरली इट वाज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच हैपेंड इन माय लाइफ, और जिसको मैं बहुत ज्यादा याद नहीं रखा मैंने। इसको मैं बहुत ज्यादा याद, क्योंकि मैं मुझे बहुत बड़ा काम करना था, बहुत बड़ा, उसके आगे मैंने बहुत बड़ा काम किया। अगर मैं हो जाता उसमें, चलो आपके मतलब अगर मैं हीरो बन जाता, तो मैं मेरे ख्याल से इतनी सारी चीजें नहीं कर पाता जितनी की ये एवेन्यूज बाद में खुले। ये एवेन्यूज काम करते करते खुले कि मैं लिरिक्स भी कर सकता हूँ और म्यूजिक भी कर सकता हूँ और मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ और मैं गाना भी गा सकता हूँ और पोएट्री भी कर सकता हूँ। ये एवेन्यूज जो है ये तब जाकर खुले जब मैं अकेला, मतलब अकेला उसमें, मतलब आपके परेशानी में ही होते हैं ये सब चीजें। तो हो गया, बस यही हुआ। उसके बाद अब ये कहा गया कि मैं हीरो बन जाता और मैं स्टार बनते बनते रह गया और ये हो गया और हो गया। अब मुझे मालूम नहीं कितना सत्य है उसमें कितना नहीं, मतलब ये फैक्चुअल बात ये थी। बट was there a point of time जब आप बिल्कुल यू वर अगेंस्ट गेटिंग इनटू द फिल्म्स, एंड एक ये था कि एक टाइम में जब आपने मना कर दिया था कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है फिल्म्स में, एंड यू वुड कंटिन्यू विद थिएटर? ना वो था, मतलब 90s में था, 90s में मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था। जब तक कि बॉम्बे से मुझे बुलावा नहीं आ गया तब तक मैं नहीं गया। इनफैक्ट बुलावा मणिरत्नम की फिल्म में कास्ट होने के बावजूद भी, मैं तिग्मांशु भूले ने मेरी कास्टिंग करवाई थी उसमें, उसके बावजूद मैं बॉम्बे नहीं गया। मैं पूरा 90s में यहाँ रहा, पूरा 90s में दिल्ली रहा और जम के थिएटर किया। अब ये है कि मतलब बॉम्बे इंडस्ट्री के लिए जवानी नाम की चीज जरूरी है, जवान होना आपका जरूरी है। आप जवान हो, आप आपके पैरों में दम हो, आप नाच सकते हो, आप मार धाड़ कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो। मतलब ऊर्जा बहुत जरूरी है, एनर्जी बहुत जरूरी है। एनर्जी मेरे मुझमें काफी 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 दिनों तक रही मेरे पास, 40 45 50 साल तक रही। अब कहीं जाकर मैं थोड़ा सा थका महसूस करता हूँ, अब कहीं जाकर मैं थोड़ा सा एज महसूस करता हूँ कि हाँ भाई मेरी एज हो गई है। अब थोड़ा बहुत तो टूटन वूटन है। अदरवाइज जो है मैं काफी हद तक जो है, काफी काफी देर तक मैं अपने अंदर ऊर्जा महसूस करता रहा। तो 90s में नहीं गया। 90s में तो मेरा मेरा अपना सोचा समझा निर्णय था कि मैं, मतलब 90s में था कि जाऊंगा ही नहीं यार। मैं 90s में था कि जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगा तो जाकर काम करके वापस आ जाऊंगा। अगर राजकुमार संतोषी के लिए मैं ये पिक्चर नहीं लिख रहा होता लेजेंड ऑफ भगत सिंह, वो उस चक्कर में जो है मुझे बहुत दिन रहना पड़ गया वहां पर बॉम्बे। बॉम्बे मुझे करीब जो है 6 महीने रहना पड़ गया। वो कहीं मुझे बेंगलोर ले जाते अपने साथ, कहीं हैदराबाद ले जाते अपने साथ, वहां रहता मैं, बॉम्बे में लिखता इनके लिए। तो करते करते मतलब 6 महीने एक जगह रह जाओ तो आपको उस जगह के लिए एक चाह पैदा हो जाती है कि हाँ यार यहाँ रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बैड प्लेस। तो उस वक्त जो है बहुत लोग मिले, उस वक्त जो है वहाँ का माहौल भी अच्छा लगा मुझे। फिर दिल्ली में कुछ बचा नहीं था यार, दिल्ली में सब मतलब आपके साथी जा चुके थे सबके सब। दिल्ली में कुछ भी जो है लकीर की फकीरी थी, मंडी हाउस सुनसान हो चुका था। तो मंडी हाउस में बैठने से कुछ फायदा नहीं था, मंदिर जा चुके थे वहां पर। मतलब सभी लोग जा चुके, मेरे जनरेशन के, मेरे से बाद के जनरेशन के, मेरे से बाद के जनरेशन के भी लोग जा चुके। तो वहां पर किसी से परिचय परिचय ऐसे सबसे था, मतलब हर हर जनरेशन से था मेरा परिचय। लेकिन बोर हो रहा था, फिर मैं धीमे धीमे बोर होना शुरू कर दिया। थिएटर का रूप भी वैसा नहीं रहा था जैसे कि हम करते थे, जैसा कि हम हमारे दिमाग में था, प्रकार था जैसा। तो थिएटर भी वैसा नहीं रहा था। तो करते करते फिर पक गया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार सिनेमा क्यों नहीं किया जाए। मतलब जब मैं सिनेमा क्यों नहीं, मैंने क्या पाप किया साला। मुझे भी पैसा कमाने, पहली मर्तबा पैसा कमाने का मजा आया 2003 में, कि जब मैंने क्या पाप किया साला कि मैं क्यों नहीं कमाऊं पैसा भाई। मेरे पास क्यों नहीं हो गाड़ी, मेरे पास क्यों, मेरे बच्चे क्यों नहीं अच्छे स्कूल में जाए और अच्छे से पढ़े। मैंने क्या पाप किया साला, मैंने थिएटर किया है ना, और समाज के लिए काम किया है। मेरी बीबी खुश क्यों नहीं रहे, मेरी माँ खुश क्यों नहीं रहे। तो ये सब जो है चीजें, ये इच्छाएं दबी हुई थी अंदर बहुत पहले, अब जो है निकल के फूट आई।
उसके बाद फिर मैंने 16 साल तक जो है, अभी पिछले साल तक मैंने सोचा था कि थिएटर का नाम निशान नहीं लूंगा, मैं नाम तक नहीं लूंगा मैं थिएटर। पिछले साल तक आते आते बहुत कसक हो गई, मतलब मैं मेरी वाइफ प्रिया ने भी बोला कि यार तुम अपने आप को पैसे कमा लिए तुमने, अब तुम अपने आप को मार रहे हो खामखा, थिएटर तुम्हारी जिंदगी है, थिएटर तुम्हारा पैशन है, थिएटर तुम्हारी धुरी में है, तो वो करना शुरू करो वरना तुम मर जाओगे। मतलब हमें कितना पैसा चाहिए जीने के लिए, मजे कर लेने के लिए कितना पैसा चाहिए। ठीक ठाक कमा लिया था मैंने, बहुत नहीं कमाया था लेकिन ठीक ठाक कमा लिया। तो उसके बाद फिर मैंने पिछले साल अपना जो खुद का लिखा हुआ प्ले था गगन दवा बाजो, भगत सिंह साहब पर एक म्यूजिकल था, वो पिछले साल किया। तो पिछले साल पूरा का पूरा जो है, पूरा साल भर जो है आपके इसी प्ले में ही गया। इसके यहाँ जयपुर में शोज किए, भोपाल में शोज किए, यहाँ किए, अहमदाबाद में शोज थे, अभी दिल्ली में शोज किए, दिल्ली में फिर शो था मेटा फेस्टिवल में, बॉम्बे में तो खैर किए, पृथ्वी में बहुत किए शोज। तो हिट हो गया, मतलब काफी हिट था। अगर ये पेंडेमिक का प्रकोप नहीं होता तो हम मेरे ख्याल से अभी उसके बहुत अभी वही कर रहे होते। उसमें इतना इंटरेस्ट आ गया था कि जो है मैं अपने घर में बहुत, मेरे साथ पंगा यही है कि या तो थिएटर नहीं करता हूँ तो फिर मैं उसके चक्कर में सब कुछ भूल जाता हूँ, पूरा परिवार शरिवार सब कुछ जो है। वो मेरी बीवी प्रिपेयर्ड थी उसके लिए कि अगर ये थिएटर करेगा तो इसका मतलब है कि घर में टाइम देगा नहीं, सुबह से लेकर शाम तक उसी चीज के बारे में सोचेगा। तो मैंने किया भी यही, तो पूरा का पूरा टाइम उसी में दिया। लेकिन बड़ा मजा आया यार, पिछले साल बड़ा मजा आया रिवाइव करने में अपने आप को। तो यही है यार, यही हुआ कुल मिला के। और बोलो। एक सौरभ, तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस शायद आ रहे हों, यस सर, एक चीज और मुझे पूछनी थी। गुलाल वाज वन फिल्म जिसके बाद मेरे ख्याल से एकदम से पीपल, ऑफ कोर्स you came into limelight and you got all the credit for Gulal as far as films are concerned. How was your experience working in Gulal and उसकी स्टोरी मैं चलो आप ही शेयर करो कि कैसे गुलाल बनी है। और but do you think Gulal made that kind of an impact, I mean as an actor for you, and how important was the film? नहीं, इम्पोर्टेंट तो थी, मतलब उसकी अनुराग कश्यप की 2 पिक्चरें दब चुकी थी, 5 सेंसर ने पास नहीं की थी। इसके बाद ब्लैक फ्राइडे बैन हो गई थी। गुलाल जो है बनी थी। गुलाल काफी 9 साल, करीब 9 साल हमने, मतलब मुझे याद है 2002 में पहला गाना रिकॉर्ड किया था, फिर 2005 में रिकॉर्ड किया, फिर 2009 में रिकॉर्ड किया। 3-4 साल के डिफरेंस से हमने गाने रिकॉर्ड किए। काफी मुश्किलों में बनी और उसकी शुरू की फिल्म थी लेकिन उसकी या तो भाई सामने आ जाए पिक्चर, और सामने नहीं आती तो लोगों को अपनी कसौटी पर कसने का मौका नहीं मिलता ना कि अनुराग कश्यप चीज क्या है, इसने कौन सी फिल्म बनाई। 5 आई नहीं, ब्लैक फ्राइडे बैन हो गई, है ना। गुलाल जो है सही मायने में, गुलाल और ये क्या नाम है इसकी, देवडी, ये पहली मर्तबा सामने आया जिसको देखकर जो है लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये अच्छा है या खराब है डायरेक्टर। अच्छा ही कहा आप लोगों ने, तो वो था। तो गुलाल थी। गुलाल में इस वक्त ये इतना, दोनों ही फिल्मों में उतना ऑर्गेनाइज नहीं था, ये बहुत ही बेफरा हुआ बंदा था, बहुत फैला हुआ बंदा, मतलब बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं, होशोवास नहीं। पिक्चर बनानी है बस, सिनेमा बनाना है बस। ओवर ड्रिंकिंग, ओवर मीट बड़ा भयंकर खाया करता था साला। मीट जो हम बड़ा डरा करते थे, मैं और वो अर्जुन बग्गा जो था उसका ईपी, बोला करते थे कि इसको जिस हद तक ये जितने चाव से खाता है नॉनवेज, उतना उतना नहीं, कम खाना चाहिए इसको। मतलब इसको 1-2 बार प्रॉब्लम भी हो गई थी शायद क्या, मतलब हमारे सामने हुई थी प्रॉब्लम। तो उस वक्त बड़ा बेतरतीब था ये। जीनियस तो है ही यार, अब जीनियस दिमाग तो है ही उसके अंदर, दिमाग तो है ही। तो अपने किस्म की फिल्म बनाई, डीवीडी चल गई। गुलाल जो है बॉक्स ऑफिस पर तो पिट गई, और इंटरनेट पर जो है आपके, मतलब मेरे ख्याल से इससे अधिक हिट फिल्म कोई नहीं है। इंटरनेट पर तो मेरे ख्याल से नेट पर सबसे अधिक चलने वाली फिल्म है ये। इतना देखी गई, इसके गाने इतने पॉपुलर हुए, इसके गाने कैंपसेस में बहुत तब से अब तक बजते आए हैं। तब तो इसमें ये सच बात है, कैंपसेस में आरंभ प्रचंड और ये जो है ये दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है, ये सब जो कैंपसेस में सबसे अधिक बजे हैं। तो यहाँ पर हुआ ये, मतलब मैं क्या बोलूं, गुलाल इज अ वेरी स्पेशल, इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय लाइफ, इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय लाइफ। और पहले ये कर रहे थे रोल टीनू आनंद, 2002 में जब सबसे पहले मुझे सुनाई गई थी ये स्टोरी, तो सबसे पहले रोल कर रहे थे टीनू आनंद। और उस वक्त जो है मतलब ये इसका म्यूजिक भी कर रहा था इंडियन ओशन।
फिर जब मैंने म्यूजिक करना शुरू किया तो उसका 2005 में फिर इसने कास्टिंग बदल दी कि आप ये रोल कर रहे हो, मैं पृथ्वीवना का, और आप म्यूजिक कर रहे हो। उसमें मैंने काफी काम किया था, मैंने म्यूजिक किया था, लिरिक्स भी किए थे, मैंने गाया भी था, फिर एक्टिंग भी की थी। फिर अपने सीन्स के डायलॉग्स इसने कहा था कि आपको लिबर्टी, आप जितना चाहे लिख लो। तो मैं लिखता, जितना चाहे नहीं, जिस तरह से चाहे लिख लो, तो मैं लिखता था। फिर मैं इसके हवाले कर दिया करता था, ये फिर करेक्ट कर दिया करता था उनको। लिखता तो बहुत बढ़िया है, डायलॉग्स तो बहुत बढ़िया लिखता है, तो वो था, वो कर दिया करता था। इसके साथ में मतलब मेरे को भी सिनेमा का चाव लग गया, मतलब सिनेमा चीज क्या है। पहले तो लगता है कि पिक्चर है, अभी पिक्चरें हैं देख लेते हैं, लेकिन इसको देखकर लगा कि यार ये कुछ, इसके अंदर अजीब सा पैशन है सिनेमा को लेकर। मतलब इसकी बहन बतलाती है कि बचपन में हम जो है, बहन और भाई बतलाते हैं, बचपन में कैरम बोर्ड से हम खेला करते थे, कैरम बोर्ड से आपके हम तो खेला करते थे, ये जो है गोटियों से और स्ट्राइकर से, और उससे जो है वो पिक्चर हॉल बनाया करता था कि ये देखो ये मेरा पिक्चर हॉल है, यहाँ पर जो है वो बैठेगा मेरा कैमरामैन, यहाँ से शूट करेगा, और यहाँ ऐसे एक्टर्स, ये एक्टर है मेरा स्ट्राइकर। इस तरीके की फैंटेसीज थी, जो कि बचपन की फैंटेसीज होती हैं, जो समझना बड़ा मुश्किल, जो मेरे हिसाब से पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। मेरे जन्म से आप, मेरे हिसाब से ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं कि पिछले जन्म में आप जिस नोट पर छूटे होते हैं, उस नोट पर आप जो है आप शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से। तो मतलब कम्युनिस्ट इस बात को से डिसएग्री करते हैं, लेकिन मेरा ये बहुत ही फर्म ख्याल है कि जिस नोट पर आप छूटते हैं, पिक्चर इसको बनना ही था, पिक्चर मेकर ही बनना था इसको, और कुछ नहीं बनना था। जैसे मुझे आर्टिस्ट बनना था और कुछ नहीं बनता मैं। तो ये हुआ। तो 9 मार्च को, 9 मार्च 2009 को ये रिलीज हुई थी फिल्म। उसके बाद फिर स्ट्रगल तो तब भी रहा, मतलब गुलाल देखने के बाद भी, गुलाल के बाद मुझे क्या काम मिला, गुलाल के 1 साल तक मुझे कोई काम नहीं मिला। गुलाल के ना लिरिक्स का ना म्यूजिक का, मतलब सबको लगा कि ये अनुराग कश्यप के मतलब का म्यूजिक डायरेक्टर है या लिरिसिस्ट है, या वह वैसे गाने गा सकता है। आज तक वही इंप्रेशन है। उसके बाद पहला काम मुझे एग्जैक्टली 12 महीने बाद मुझे पहला काम मिला था इम्तियाज अली का, रॉक स्टार। और उसके रॉक स्टार के एकदम बाद जो है हो गई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो ये है, ये उस वक्त की मिनिस्ट्री है, गुलाल के वक्त की हिस्ट्री। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मकबूल का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा विद मकबूल का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। अभी भी अगर वो अगर मैं सीन देखता हूँ रिसेंटली, अभी इरफान के साथ जो सीन है, जो कि आप टेरेस पे जाते हैं, वो बात करने आता है आपसे, आई मीन दैट स्टिल पुल्स यू बैक टू द होल। और जिस तरीके की उस फिल्म में आई मीन द कास्ट ऑफ द फिल्म विद नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, इरफान और आपका, वहां पे कहीं पे भी ऐसा 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 नहीं लगता है कि द काइंड ऑफ पीपल, द काइंड ऑफ एक्टर्स हु वर देयर। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद मकबूल एंड विशाल भारद्वाज? मकबूल में तो खैर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मकबूल में तो खैर, मकबूल इसमें, विशाल में और इसमें फर्क है अनुराग में। अनुराग जितना बेतरतीब है ना, जितना बेतरतीब है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, वो विशाल उतना ही जो है तरतीब में है, उतना ही ऑर्गेनाइज्ड है। पूरी स्क्रिप्ट पहले लिख लेगा, जितना मेरा तो यही फिल्म का एक्सपीरियंस रहा उसके साथ में। पूरी स्क्रिप्ट पहले लिख ली, फिर प्रॉपरली वर्कशॉप करी उसकी। वर्कशॉप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। वर्कशॉप करी उसने 3 दिन की, मतलब प्रॉपरली चला, मतलब एक डायलॉग जो है एग्जैक्टली वैसे ही बोलना जैसे कि लिखा गया है। फिर उसका उस वक्त हेमंत चतुर्वेदी था कैमरामैन, उससे बड़ा रैप था इसका विशाल के साथ में। डैन डैन करके उसने थे छोटे छोटे 1 घंटे के एपिसोड्स। उसके पहले एक और फिल्म थी मकरंद देश पांडे के साथ में, मकरंद देश पांडे के साथ में और बच्ची के साथ में। कौन सी फिल्म थी इसके, मकबूल के पहले एक और फिल्म की थी ना विशाल ने, पाताल भै नहीं पता डायन नहीं ऐसी कुछ, शबाना आजमी थी और उसमें मकरंद देश पांडे थे। विशाल ने एक फिल्म और की थी, उसमें भी वही कैमरामैन था। एक्चुअली मकबूल में जितना विशाल का योगदान है मेजरली आपके स्क्रिप्ट जितनी इम्पेकेबल लिखी थी, स्क्रिप्ट बहुत ही इम्पेकेबल थी। हम तो पहली बार पढ़ के उड़ गए थे। मतलब ये इसका शुरू का काम है, ये सोचना बड़ा मुश्किल था। लग रहा था कि बहुत ही कोई एक्सपीरियंस, बहुत अनुभवी किस्म का बंदा, बहुत अनुभव है जिसको, वो जो है ये स्क्रिप्ट लिख रहा है। बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी, बहुत ही बढ़िया एडेप्टेशन था इसका, उनका मैकबेथ का, है ना। तो जितना योगदान विशाल का था, उतना ही बड़ा इसमें हेमंत चतुर्वेदी का था।
विशाल की वो ज़हन में घुस गया था कि विशाल क्या सोच रहा है। ये हेमंत ने जो है आपके पूरी तरीके से जान लिया था कि ही नीड्स दिस विजुअल। उसमें फिर नसीर और ओम थे, बहुत बड़े एक्टर हैं भाई, उनके बारे में क्या बोले। नसीर और ओम थे, लेकिन वो यार हैं, यार थे आपस में। ओमपुरी साहब तो खैर चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्त थे वो, एक ही बैच के थे। तो वो दोनों बड़ा मस्ती किया करते थे, मतलब एक्टिंग किया करते थे, एक्टर थे ये, लेकिन बड़ा मस्ती किया करते थे, बड़े मजे मजे में। और उनको वैसे भी 2 कैरेक्टर्स निभाने का मौका नहीं मिला था उनको। वो जो पंडित और पुरोहित थे, 2-3 विचेस जो होती हैं, विचेस के कैरेक्टर्स कर रहे थे वो। तो विचेस दे आर मोर लाइक थॉट्स, 2 थॉट्स है, 2 थॉट्स हैं, दे आर नॉट कैरेक्टर्स। तो उन्हें अधिक जो है बोझा उठाकर नहीं, वैसे भी बोझा कहाँ उठाते हैं वो दोनों, तो वो वैसे कर रहे थे। पंकज जी को, पंकज साहब बहुत बड़े एक्टर हैं पंकज साहब को, लेकिन पंकज साहब को जैसा कि मुझे लगता है कि पहली मर्तबा नसीर और ओम की मौजूदगी में इतना लंबा रोल मिला था, उनसे लंबा रोल मिला था पहली मर्तबा। भले वो मंडी हो या कोई भी हो, मतलब उनको उनसे लंबा रोल कभी नहीं मिला। और मेजर रोल मिला था, मतलब पिवटल रोल था। इरफान से भी प्राइमरी रोल था वो, जहांगीर जहांगीर खान का। तो वो इज्जत स्टेक पर थी उनकी, तो वो उस पर कर रहे थे। इरफान को पहली मर्तबा हीरो का रोल मिला था, उसके पहले टेलीविजन कर रहा था लगातार लगातार। वो उसकी ये साले की खासियत है, मतलब इरफान की कुछ खासियत तो है बहुत जबरदस्त। इतना टेलीविजन करने के बाद भी उसने अपने आप को वेस्ट नहीं होने दिया। इतना टीवी करने के बाद में यूजुअली आदमी सड़ घुस जाता है वही वही एक सा रोल करके, लेकिन उसने बचा के रखा। तो वो जो है वो कर रहा था। मैं 2003 में शिफ्ट हुआ था, 2002 में शिफ्ट हुआ था बॉम्बे। तो इन सब की मौजूदगी में मुझे अपनी वर्थ प्रूव करनी थी। मुझे ये पंगा था कि मुझे अपनी वर्थ प्रूव करनी है। तब वो अच्छा, पहली मर्तबा ये पांचों एनएसडी के दो ही बार एनएसडी के एक्टर्स जो है, जो मुझे इतने सारे एक्टर्स की फिल्म जो थी ना, एक 1971 बाद में, इसके पहले आज इसके बाद में आई। हाँ, 1971 में भी आपके एक्टर्स का ऐसे जमावड़ा था, और इसमें तो खैर लेजेंडरी एक्टर्स थे। तो ये था, तबू बहुत बड़े एक्ट्रेस है, बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है। वो पता नहीं कैसे एक्टिंग करती है, मतलब उसका उसका कहीं से भी जो है नजर नहीं आता कि वो कोई मेथड क्या इस्तेमाल करती है। बोलते भी है वो कि मुझसे बातें मत करवाओ एक्टिंग के बारे में, मुझसे करवा लो, तो मैं आप जो कहोगे मैं कर दूंगी। वो हाल रो देती है, स्क्रिप्ट पढ़ते हुए रो देती है, जो कि बहुत कम लोगों में खासियत होती है। तो ये था, हेमंत चतुर्वेदी शूट कर रहा था उसको, विशाल डायरेक्ट किया करता था। तो और भोपाल जैसी सुरीली जगह पर हो रही थी वो फिल्म शूट। बहुत इंटरेस्टिंग तो इंसिडेंट ये भी था, हो गई, मतलब आपके एक इंसिडेंट विशाल ने जो शेयर किया कुछ सालों पहले। ऐसे ही बात हो रही थी कि एक इंसिडेंट ऐसा भी था कि जहाँ पे नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी जबकि दोस्त थे, तो शाम को वो बैठा लेते थे, और पीने के बाद उसके बाद फिर बड़ा तंग किया करते थे विशाल को कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके बारे में मैं जानता हूँ लेकिन बोलूंगा नहीं। चलिए, इसके बारे में जानता हूँ मैं, लेकिन बोलूंगा नहीं। बोलूंगा तो बहुत बवंडर मच जाएगा। तो इसके बारे में जानता हूँ, अब ये बोलता हूँ कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। मैं इतना 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 आसान मामला नहीं था। हाँ। और तुमको भी ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए थी यहाँ पर। ओपनली ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए थी। ये बड़ा खतरनाक। बहरहाल, जिसके बारे में नथिंग टू से। अब वो है कि बदलाव थोड़ा सा हो गया है पीयूष भाई, कि पहले का टाइम होता तो शायद आप शेयर कर लेते। ये पहले का टाइम ये होता क्या क्या? लॉकडाउन का इफेक्ट है? अरे यार, ये फिर गायब हो गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये लॉकडाउन का इफेक्ट है कि पहले का टाइम होता तो आप जरूर शेयर करते ये इंसिडेंट। ये शायद लॉकडाउन का इफेक्ट है कि आप बोल रहे हो। नहीं यार, ये गायब हो गया क्या? मेरी शक्ल गायब हो गई क्या? नहीं, आप पहुंच से हो। रुक गई है, फ्रीज है, फ्रीज है, फ्रीज है। एक सेकेंड मैं करता हूँ यार कुछ। नहीं, लॉकडाउन का इफेक्ट नहीं है यार। लॉकडाउन का ये मैं जबरदस्ती कंट्रोवर्सी जोश ये रुक गया। मेरी शक्ल रुक गई। हेलो, हाँ जी, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा ना मुझे। मैं देख नहीं पा रहा तुमको, तुम देख नहीं पा रहे मुझे। मिस्टर इंडिया हो गए सर आप। हैं? मिस्टर इंडिया हो गए आप।
अभी देखिए, अभी वापस आते हैं। हाँ अब आ गए। हाँ जी, हाँ जी सर। तो नहीं, लॉकडाउन का इफेक्ट नहीं है, मतलब ये कंट्रोवर्शियल मामला है ना जरा, ये ज्यादा थोड़ा देखिए। तब क्या था कि 2004 में 2003 में जब बनी थी मकबूल, तब से लेकर अब तक जो है मुझमें बहुत परिवर्तन आ चुका है। मैं उस वक्त बहुत ही कमजोर और बहुत डरा हुआ बंदा था। अब जो है मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही साहस आ चुका है। तो अभी मैं बोल देता हूँ, बहुत सारी चीजें बोल देता हूँ बिना इसकी परवाह किए कि इसका अंजाम क्या होगा। अभी मैं बोल सकता हूँ, बोलने की हैसियत भी रखता हूँ। मेरी स्थिति वो नहीं है जो मकबूल के टाइम में थी। मकबूल के टाइम में मैं कुचला हुआ एक्टर था, मतलब आपके लीस्ट कंसर्न एक्टर, जिसके बारे में कम से कम बात की जाए, जिसके बारे में कम से कम, जिसको मीडिया को जिसके बारे में कम से कम बतलाया जाए। दिल्ली से शिफ्ट हुआ ही हुआ बंदा था। तो आई वॉज नोबडी। जबकि नसीर में, ओम में, इरफान में, तब्बू में, पंकज में, सब में जो है आपके एक बात कॉमन थी कि देवर एस्टैब्लिश्ड। अभी आकर जो है ना केवल प्रोफेशनली बल्कि बौद्धिक स्तर पर भी, मॉरली भी मुझ में इतना साहस आ चुका है कि बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, जो कि इंक्लूडिंग विशाल बहुत लोगों को खराब लग सकती है। तो मैं इनको आगाही करता हूँ कि आपके मुझे बुलवाया ना जाए तो अच्छी बात है। दैट्स ऑल। बिल्कुल पीयूष भाई, आई एग्री विद। सौरभ, तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ सर, रहे होंगे। बिल्कुल। सो पीयूष सर, मेरे पास कुछ व्यूवर्स की क्वेश्चन है, तो वो आपसे 2-3 लाइनें सुनना चाहते हैं इसके ऊपर। वो काम भला क्या काम हुआ, उसके ऊपर अगर 2-3 लाइनें आप गुनगुना दीजिए सर। व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आ रही ये है। था, मुझको काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। काम भला का काम हुआ जो आसानी से हो जाए, वो काम भला का काम हुआ जो आसानी से हो जाए, वो इश्क भला का इश्क नहीं, वो काम भला का काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए। वो काम भला का काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए। वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना जान रगड़ती हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना जान रगड़ती हो। वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना बात बिगड़ती हो। काम भला का काम हुआ जिसमें अमेरिका बाप बने, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो वियतनाम का शाप बने। वो काम भला का काम हुआ जो चंद्रशेख आजाद ना हो। वो इश्क भला का इश्क हुआ जो भगत सिंह की याद ना हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें न लहू महकता हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो एक चुमन में थकता हो। ऐसी ये तो बहुत लंबी नज्म है, तो कभी सामने बैठूंगा लॉकडाउन के बाद में तो आपको ढंग से सुनाऊंगा। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे एक दो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ व्यूवर्स का, जो हमारे व्यूवर्स का क्वेश्चन है। तो इसमें सर एक कीर्ति वंदना पूछ रही है, सर आपको अपने गानों के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आपके गानों के बोल एकदम आपकी ऑडियंस के दिल में छाप छोड़ते हैं, और उनमें से मैं एक हूँ। आपका हुस्न और घर आना वाला जो गाना है, डेली में प्लेलिस्ट भी चलाती हूँ। तो सर ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, जो आप ये लाइंस लिखते हैं, अरे गाना कहीं से नहीं मिलती। क्या नाम, क्या है इनका? कीर्ति है इनका नाम? कीर्ति, हाँ जी, कीर्ति वंदना सर। उम्र कितनी है इनकी? सर आई कॉलेज में थिंक पढ़ती है क्या? उम्र, हाँ सर, लगभग आई थिंक कॉलेज में ही होगी। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ ना मैं कहीं से प्रेरणा नहीं मिलती मुझे अपने आप से प्रेरणा मिलती है। मुझे अपने आप से प्रेरणा मिलती है कि जो है आपके मतलब आपने अपने तजुर्बों से जो भी देखो। मैं अगर कोई चीज लिख रहा हूँ और तुम्हें पसंद आ रही है, इसका मतलब अगर तुम 18 19 20 21 22 साल की भी हो, और मेरी उम्र है इस वक्त आपके 50s में हूँ, मैं 57 का हो गया, अगर मैं अभी तक कोई चीज लिख रहा हूँ और तुम्हें पसंद आ रही है, इसका मतलब यह है कि मेरे उम्र का फासला घट गया है। इसका मतलब ये कि मैं ऐसी चीज लिख रहा हूँ जो तुम्हारी उम्र के बंदों को भी पसंद आ रही है। इसका मतलब इसमें कोई थ्योरी काम नहीं करती कि आप लड़की देखकर लिखते हो या प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है। अरे बाबा कहीं से नहीं मिलती। मैं खुले आम लिखता हूँ, सारे आम लिखता हूँ, धड़ल्ले से लिखता हूँ, डंके की चोट पे लिखता हूँ, और जो भी चीज सामने पड़ जाती है उसको ऊपर लिख देता हूँ। तो ये भले ही आरंभ में प्रचंड हो, या एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, या जो है हुस्ना हो गया, या घर हो गया, ये सब जो है आपके सबके सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। इसमें ये सब विजुअल्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं घटनाएं घटी थी जिनको देखकर मैंने ऐसी हवा में नहीं लिख दिया। हवा में नहीं हो गए गाने, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज घट रही होगी जिसको देखकर मैंने लिखा है, जिसको महसूस करके मैंने लिखा है। तो ये सब जो है बेबुनियाद बातें हैं कि आप जो है किसी को आपका प्रेरणा होती है। मेरी प्रेरणा खाली ये है कि या तो मुझे कोई पैसे दे दे, या तो पैसे दे दे तब लिखता हूँ मैं, और या फिर मैं तब लिखता हूँ जब मेरे अंदर से आवाज आती है। तो ये मेरे अंदर से आवाज आ गई थी तो मैं लिख दी। दैट्स ऑल। बिल्कुल सर।
सर एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे राहुल जैन जी का, वो पूछते हैं कि सर पहले क्या होता था, पहले के दौर में एक्टर के नाम से फिल्में चल जाती थी, लेकिन अब वो दौर धीरे धीरे जाता जा रहा है, अब परफॉर्मेंस के बेसिस पर ज्यादा फिल्में देखी जाती हैं, तो उसके ऊपर सर आपका क्या कहना है? क्या कहना है, मुझे जो कहना है वो आपने बोल दिया। सही बात है, सही बात है। कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे ऑडियंस को यार? कब तक मतलब ये कब तक चलता रहेगा कि आप कुछ तो भी कह रहे हैं? जैसे कि जैसे 80s में हो गया था अमिताभ बच्चन साहब का जो वो कहा करते, उनकी फिल्म में एक उनका कॉमेडी सीन होना जरूरी है, उनकी फाइट होना जरूरी है, उनका गाने गाना जरूरी है। मतलब वो स्क्रिप्ट का पर्यायवाची बन गए थे एक टाइम में, जो कि उस वक्त मतलब जिस वक्त उन्होंने बड़ा काम किया था उस वक्त उनके पास में सलीम जावेद साहब की स्क्रिप्ट थी, ऋषिकेश मुखर्जी की स्क्रिप्ट थी, इवन मनमोहन देसाई की पहली पहली फिल्म में जो है शुरू की हमारे अकबर एंथोनी, इसमें तो बढ़िया स्क्रिप्ट थी। बाद में जो है जो बोल दिया करते थे, उसके बाद वो पूरा 80s ऐसा गया, उसके बाद फिर 90s ऐसा गया। सत्या जब तक 98 में सत्या आई थी, सत्या से चीजें बदलनी शुरू हुई। सत्या से मालूम पड़ा कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बड़ा रोल पैदा करते हैं, एक्टर्स नहीं। तो उसके बाद में फिर मकबूल से 2004 के बाद में तो फिर दृष्टि बदल गई ऑडियंस की। बदली क्या, इनकी बदलाई है, बदलवाई है लोगों ने। अमिताभ बच्चन इस वक्त जो कर रहे हैं, जो पिछले 10 साल में जो काम किया है उन्होंने, 70 की उम्र में उन्होंने एक फिल्म की है जो जिस बाहर नहीं आ पाई जी सरकार के साथ में, शू वाइट। वो अभी तक दैट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर बच्चन। 72 की उम्र में पीकू है ना, 76 की उम्र में पिंक की, 74 की उम्र में पिंक की, 76 की उम्र में उन्होंने आपके वो बली पिक्चर चली नहीं, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन फाइट की है उसमें, लाते चलाई हैं, लड़े हैं, गाने गाए हैं। मतलब वो आदमी तो अजीब से ही आदमी है, पता नहीं क्या चीज खा पी के पैदा हुआ है वो। कब तक एक्टिंग करते रहेंगे, भगवान करे और 100 साल करे और 100 साल करे। तो ये अब अमिताभ बच्चन को भी जो कैरेक्टर्स करने पड़े, पीकू में ही परफॉर्म्ड ए कैरेक्टर, इसमें ही परफॉर्म्ड ए कैरेक्टर, नॉट ए हीरो। तो हीरो के नाम से पिक्चरें नहीं चलती अब। और इन लोगों ने इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया है, ये अनुराग कश्यप हो गया, विशाल भारद्वाज हो गए, या इम्तियाज अली, या सुजी सरकार, इन लोगों ने आपके परफॉर्मेंसेस जो है, परफॉर्मेंसेस ओरिएंटेड पिक्चरें बनाना शुरू कर दिया है। तो चल रही है पिक्चरें, और ऑडियंस 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 बदलती जाती है, उसकी मानसिकता बदलती जाती है ना। हर 10 साल में ऑडियंस की टेस्ट बदल जाता है उसका, हमें ये तो देख चुके हैं, हम ये दिखाओ। तो मिस्टर बच्चन ने इस बात को बहुत ही बखूबी समझा। उन्होंने आपके मतलब जब कमबैक किया अपना, मृत्युदाता एक फिल्म थी, उस वक्त समझ गए कि आपकी ये स्क्रिप्ट नहीं चलेंगी, ये स्क्रिप्ट नहीं चलेंगी, पब्लिक उन्हें किसी और ही रूप में देखना चाहती है। और रूप निकला वो कौन बने, केबीसी का कौन है, करोड़पति, उसमें एक अलग ही रूप में आया। ही एक्सेप्टेड हिज एज, मैं अब यंग नहीं रहा, एक्सेप्टेड वेरी ग्रेसफुली हिज एज, और इतने शानदार तरीके से बूढ़े हुए कि कुछ कह नहीं कितने। उसके बाद उनका मतलब ही प्लेड अ डिफरेंट इनिंग्स ऑल टुगेदर। तो दैट वे आपके ही इज मेरे ख्याल से तो ही इज द ग्रेटेस्ट एक्टर एवर बोर्न इन इंडिया, विद बिसाइड्स विद ओमपुरी। हीरो कैटेगरी में तो मेरे ख्याल से मिस्टर अमिताभ बच्चन को पार करने वाला कोई नहीं रहा। बहुत बड़े एक्टर है, क्लिंट ईस्टवुड है, जैसे जैसे क्लिंट ईस्टवुड है, ऐसे ही जो है वो है। और मैं तो अमिताभ बच्चन जी को कभी भी, अमिताभ बच्चन वो कहते हैं ना कि वो हमेशा अमिताभ बच्चन ही बने रहते हैं, तो मैं क्लिंट ईस्टवुड को हमेशा क्लिंट ईस्टवुड जैसे देखना चाहता हूँ। ऐसे मिस्टर अमिताभ बच्चन को मैं हमेशा मिस्टर अमिताभ बच्चन देखना चाहता हूँ, क्योंकि वही उनका ऑरा है, वही वही उनकी तस्वीर है, वैसे ही अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, और वैसी ऑडियंस उन्हें देखना पसंद करती है। But how was your I mean experience working with Amitabh Bachchan ji in Pink? Because वो ऐसा आपका character है, which is the real you, a true character which fit in the movie Pink. अच्छा था एक्सपीरियंस। मतलब उसके पहले मैंने सुना था काफी ऑर्गेनाइज, उसके पहले मैं काम कर चुका था इनके पास साथ में, एक बहुत पहले फिल्म आई थी, लेकिन तब झूम बराबर झूम, लेकिन तब इनके बेटे के साथ में मेरे सारे सीन्स थे, अभिषेक के साथ सीन्स थे। तो मैंने सुना था कि काफी ऑर्गेनाइज्ड है, निकले भी बहुत ऑर्गेनाइज थे, बहुत ऑर्गेनाइज। पहले रेसल करी अपने घर बुला के, 2 बार रेसल करी, रीडिंग करी, उसके बाद में मतलब पूरा स्क्रिप्ट को पकड़ते थे, पूरा स्क्रिप्ट को एक एक जो है आपके कोना कोना पकड़ते थे। ऐसी जो है सीन वहां पर भी जो ऐसे हुआ करता था कि लंबे लंबे, उसमें एक्चुअली बहुत लंबे लंबे सीन्स थे। मतलब 5 कैमरे का सेटअप था, तो सरकार ने 5 कैमरे का सेटअप लगाया था, और 16-16 मिनट के सीन्स थे। मतलब थिएटर के तरीके से वो सीन्स निकाल दिए गए थे
कि आप कहाँ बचेंगे, कहीं ना कहीं तो कैमरे के जद में आएंगे ना। तो रिहर्सल बड़ी लंबी हुआ करती थी, सीन होने में देर नहीं हुआ करती थी, देर नहीं लगा करती थी। तो रिहर्सल्स बहुत लंबी हुआ करती थी। तो रिहर्सल मिस्टर बच्चन बहुत लंबी लंबी करते हैं, मतलब आराम से पूरा वक्त लेके पूरी रिहर्सल करते हैं, और इतना ही रिहर्सल करने का मौका आपको देते हैं। अगर वो जो है 10 टेक देते हैं, अगर कभी ऐसा हो जाए 10 टेक नहीं देते, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 10 टेक देते हैं और आपको इंतजार करना पड़ रहा है, तो आपको भी इस बात का मौका देते हैं कि आप 10 टेक दीजिए, वो भी इंतजार करें। उनके साथ काम करने का सबसे बढ़िया मंत्र जो मैंने देखा कि आपके डोंट लूज योर पेशेंस, क्योंकि उनके साथ इतना आराम से काम करते हैं कि उनके साथ आप धीरज खो सकते हैं, अपना धैर्य खो सकते हैं, अपना पेशेंस खो सकते हैं। वो आपको नहीं खोना पड़ेगा, वो नहीं खोना चाहिए। वो मिस्टर बच्चन की खासियत है। परफेक्शनिस्ट मेरे ख्याल से कहना गलत नहीं रहेगा, मतलब मैंने उनके उनके ए जोश, ये फिर गायब हो गया। ये देख। बोलो कुछ। हाँ हेलो, हेलो। हाँ जी सर, बोलिए सर। यस सर, मैं दिख रहा हूँ अभी। जी बोलिए। हाँ जी सर, दिख रहे हैं सर। यस सर। ड्राइविंग मोड में क्यों चले गए? आई थिंक सर मीटिंग लीव हो गई है इनसे गलती से। एक सेकंड सर। मिठुल मिठुल सर, आई थिंक पीयूष सर से मीटिंग लीव हो गई है उनकी तरफ से। हाँ। मिठू पीयूष सर से ओके, कनेक्टिंग हो गए हैं दोबारा। हाँ हो गया। यस सर, आ रही है आवाज। जी जी सर, बोलिए। तो अमिताभ बच्चन साहब यही है, मतलब उनके बारे में जो मैंने बोला यही चीज है। तो मैंने क्या बोला, हाँ मैंने उनके खिलाफ भी मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए देखा है, मिस्टर अमिताभ बच्चन की थ्योरीज के खिलाफ ये वो करके। मुझे लगता है कि एक ही जगह पर वो एक ही उसी फिल्म में वो थोड़ा डिसऑर्गेनाइज होते हैं, जो उनको पसंद नहीं आती, मतलब जो उनको इलॉजिकल लगती है कि ये फिल्म जो है बिल्कुल इलॉजिकल है और मैं फंस गया इसमें काम करते हुए। केवल वही उसी फिल्म में उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। अदरवाइज मोस्टली जो है हर फिल्म में उनका यकीन होता है, लेकिन होता है तो अच्छा काम करते हैं। पीयूष भाई, कुछ शेयर करिए। बल्ली मारन आपका नया बैंड है, और एक टाइम में ऐसा था कि जितना आपने लिरिक्स लिखे थे, आई मीन थिएटर के टाइम पे, उस समय शायद इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली उन सब गानों को। ऑफ कोर्स दैट वाज ओनली पॉपुलैरिटी इन टर्म्स ऑफ कि थिएटर में ही वो थे। तो हाउ डू यू फील नाउ दैट जो उस समय के भी आपने गाने लिखे थे और लिरिक्स थे, they have over a period of time become legendary, and they have a huge following for them? हाँ, मतलब बल्ली मारान काफी अच्छा, 4 साल से बैंड है मेरा, 4 साल से बन रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है। ग्रो उस हिसाब से कर रहा है कि अब तो 4-5 बंदे हो गए हैं उसमें, 5 बंदे हो गए हैं। म्यूजिकली पैक्ड बैंड है, और सारे गाने जो है इसमें मेरे पुराने थिएटर सॉन्ग्स हैं। और सही बोल रहे हो आप कि जो है उसमें जिन गानों को पहले मान्यता नहीं मिली थी, उनको मान्यता मिल गई है, वो गाने प्रकाश में आ गए। मेरा पहला यही था, पहले तो मैं सॉन्ग्स लिखकर मैं डाल दिया करता था कचड़े में। एक बार लिख दिया, 2 महीने बाद फिर नए सॉन्ग की तलाश में जुट गए। तो मतलब ऐसी अहमियत नहीं दे दी एक्टिंग में, जब हम थे तब ऐसी अहमियत नहीं दिया करते थे।
गानों को। लिख दिया, उसके बाद में आगे लिखेंगे। अब जो है दोस्तों के कहने पर मैंने लगातार इन गानों का संकलन किया, इनको एडिट किया, इनको बाकायदा इकट्ठा किया, उसके बाद बुक फॉर्म में छपवाया, फिर बल्ली मारान बैंड बनाया, बल्ली मारान नाम रखा, क्योंकि बल्ली मारान जो है मिर्जा गालिब साहब का मोहल्ला था ओल्ड दिल्ली में, तो उसके नाम पर नाम रखा कि गालिब साहब को याद भी कर लेंगे और दिल्ली भी याद रहेगी, क्योंकि मेरे रूट सारे दिल्ली में थे। वो किया यार, बड़ा अच्छा बन गया। मतलब इसके काफी सारे शोज थे अभी लॉकडाउन के पहले, मार्च में ही मेरे ख्याल, मार्च में ही मेरे, फरवरी या मार्च में काफी सारे शोज थे अहमदाबाद में, जयपुर में। तो सब जो है मतलब आपके अभी तो चल गायब हो गए। मेरे ख्याल से अच्छा है। अब ये देखो, अब लॉकडाउन खुलता है और उसके बाद मौका मिलता है इसको आगे बढ़ाने का, तो सब कुछ लॉकडाउन पर डिपेंड करता है। राहुल सर, शायद आपका एक क्वेश्चन। पीयूष भाई, एक तो आप कुछ गा के सुनाई दो बल्ली मारान का। क्या सुनना चाहेंगे? हुस्ना सर, हुस्ना की रिक्वेस्ट आ रही है व्यूअर्स की भी। हुस्ना तो मैं स्क्रीन पे रो दूंगा भाई ना यार, बहुत सुना चुका हूँ मैं एक्चुअली। अपनी मन का कुछ सुना दीजिए। एक मेरा नया सॉन्ग आया है अभी, भोला सा मन था मीठी सी बातें। हाँ, अभी सुना होगा आपने। हाँ, मन था मीठी सी बातें, हाँ, चांदी का सन था सोने की रातें, हाँ, भोला सा मन था मीठी सी बातें, हाँ, चांदी का संग था सोने की रातें, हाँ, जैसे क्यारी पे बैठा भौरा, जैसे डाली पे बैठी कोयल, फुलवारी पे एक पपीहा वही गा रहा था, भोला सा मन था मीठी सी बातें, हाँ, चांदी का संग था सोने की रातें, हाँ, जिंदगी के रंग को हम सुन यूं देखा किए, ख्वाबों के उन बादलों हम देखा किए, रंजो खुशी के सिलसिले नजरों से गुजरे थे, फिर खो गए जाने कहाँ पर, हाँ, भोला सा मन था मीठी सी बातें, हाँ, चांदी का संग था सोने की रातें, हाँ। बहुत बढ़िया सर। एक चीज और पूछना चाह रहा था, अगर आप शेयर करना चाहें। आई बिलीव यू हैड गॉन थ्रू अ फेज विथ लव अफेयर विथ अल्कोहल। उस फेज के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैं एज प्रेसिडेंट सोबा आई बीन मीटिंग अ होल बंच ऑफ दीज यंगस्टर्स जो अभी यहाँ एमईटी वगैरह में हैं, और मैं देख रहा हूँ कि you know drugs and stuff like that has become a fairly normal thing as youngsters. इसके बारे में आप जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। एक्सपीरियंस नहीं, मतलब लगी तो थी उसी वक्त, मतलब ये 1991 में लगी थी ये एक्ट में, जब शुरू हुआ था तो बहुत काम करते थे। उस वक्त जो है मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत था, और उसको एंजॉय करने की इच्छा हुआ करती थी कि भाई सेंस ऑफ अचीवमेंट को कैसे एंजॉय करें। ड्रग्स तो खैर लिए नहीं कभी मैंने, चरस गांजे वगैरह से दूर रहा। ये जरूर जो है लग गई थी, और जाने कब जो है मतलब अल्कोहलिज्म एक अलग चीज होती है। मुझे पता नहीं कि अल्कोहलिक नहीं, मैं ज्यादा ड्रिंक किया करता था। अल्कोहलिक कहते हैं कि मतलब वो A303 उसका मेडिकल नेम होता है। अल्कोहलिक कैन नेवर रिकवर, मतलब वो जितनी ड्रिंक करता है उससे नीचे, एनीबॉडी हु कैन कंट्रोल हिज ड्रिंक इज नॉट एन अल्कोहलिक। मैं आज भी पीता हूं तो आज मैं 4 छोटे पैक पीता हूं और मैं सो जाता हूं। तो मुझे लगता है कि मैं अल्कोहलिक तो नहीं था, लेकिन उस वक्त तादाद बहुत थी, उस वक्त जो है तादाद बहुत थी, बहुत भयंकर तादाद थी। क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल वाज ह्यूज। तो उस वक्त पैसे भी नहीं थे, दोस्त पिलाया करते थे। इसके बाद बॉम्बे आ गया था, पैसे आ गए तो बार भी बहुत, यहाँ तो पान की दुकान से एक बार है। वो जो है आपके मतलब फेज बड़ा खतरनाक था। मुझे विपश्यना का साथ मिला मुझे, और कुछ एक बंदे मिले मुझे जिन्होंने बतलाया कि जो है अल्कोहल, मतलब बतलाया, एक तरीका बतलाया कि भाई आपके अल्कोहल से छूटना है तो अपने पापों को कन्फेस कर दो। अल्कोहल इज जस्ट सिम्टम, ये जो पिलवाता है अल्कोहल
वो एक और ही चीज होती है कि आप जो कुछ करके आए हो, गलत करके आए हो किसी के साथ में, तो आपकी मतलब कन्फेस इट टू समबडी। ये बड़ा चर्च का प्रोसेस होता है, बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस होता है। इसमें हिम्मत लगती है, दम लगती है, सामने वाले की इच्छा होनी चाहिए अल्कोहल छोड़ने की। तो हेलो। जी जी। तो वो जो है मैंने किया, मतलब उससे जिंदगी में काफी काफी वो भी हुआ, परिवर्तन भी हुआ, काफी, मतलब मानसिक तौर पर। उसके बाद फिर विपश्यना का साथ लग गया 2010 में। 10 साल से तो फिर लगातार का चमत्कार ही हो रहा है। अच्छी जिंदगी बिता रहा हूँ। तो पिछले 10 साल की जिंदगी काफी फ्रूटफुल बीती मेरी। पिछले 10 साल में जो औधलपन नहीं था, बेवकूफी नहीं थी, बदतमीजी नहीं थी, जंगलीपन नहीं था। इंसान को इंसान के तरीके से ट्रीट करना सीखा मैंने। पेशेंस बहुत आ गई, सामने वाले को बर्दाश्त करना सीखा, क्योंकि कभी मुझे बर्दाश्त किया गया था। तो ऐसा करके जो है, इट वाज नॉट इट वाज नॉट अ बैड लाइफ एट ऑल। मतलब आपके लाइफ ने पूरा का पूरा ऐसा, मतलब कुछ इस तरीके से ऊपर चलती गई है। बचपन से लेकर अब तक अगर मैं देखूं तो लाइफ ऊपर ही चलती गई है, मतलब लगातार लगातार एक्सेलरेशन होता गया है। 90 डिग्री पर आप कह सकते हैं, ग्राफ जो है पूरा 90 डिग्री पे गया है। कि आप जिंदगी ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने खो दिया, गंवा दी या कुछ नहीं किया। आपने अपनी जिंदगी में कुछ किया, अच्छा किया बुरा किया अलग बात है ना। तो आपको मतलब आप दोनों ही तरफ से जो आपके थपेड़े मिले, उससे आपने बहुत कुछ सीखा। तो ये हुआ, गुड लाइफ, लेड अ गुड लाइफ। So the extra alcohol started after you started earning your, or after you started your theater? क्या चीज? जो अल्कोहल के साथ आपकी जो रिश्ता बना वो थिएटर थिएटर शुरू करने थिएटर के बाद हुआ था? हाँ हाँ, थिएटर शुरू करने के बाद 1991 से बहुत विग्रस हो गई थी, और 2005 तक आते आते बहुत ही हाथ से निकल चुकी थी। फिर कैसे जो है रोशनी मिली, मुझे मुझे मालूम नहीं। कैसे जो है किसी ने बतलाया कि यार ये ठीक नहीं है, और तुम परिवार का भी गलत कर रहे हो, अपने आसपास वालों का भी गलत कर रहे हो, अपना खुद का भी गलत कर रहे हो। अगर वैसे पीते रहते तो मैं अब तक मर जाता। अगर वैसे पीते रहता तो मैं अब तक मर जाता। कोई गुंजाइश नहीं थी मेरी जिंदा रहने की। बच गया, ये था। सर यहाँ पर वंदना का एक क्वेश्चन है कि सर जो एक थिएटर है, आप उसको कैसे देखते हैं कि समाज को एक अच्छा बेहतर बनाने में थिएटर का कितना बड़ा रोल है? क्योंकि आज का जो दौर है वो डिजिटल सिनेमा का दौर है कहीं ना कहीं, तो लोग डिजिटली चीजों को ज्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू थिएटर। तो आपके अकॉर्डिंग एक जो थिएटर है वो कैसे एक समाज को बदल सकता है? अरे भैया, थिएटर एक लाइव मीडिया है। लाइव जो मीडिया होता है वो लाइव मीडिया ही होता है, वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप ह्यूमन बॉडी के जो वाइब्रेशंस हैं वो आप कहीं नहीं मिलेंगे, सिनेमा में नहीं मिलेंगे, डिजिटल सिनेमा में नहीं मिलेंगे, टेलीविजन में मिलेंगे, सीरीज में नहीं मिलेंगे, पिक्चर में नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो एक होता है ना, आपके नजदीक आकर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, जो लाइव लाइव इंटरेक्शन है वो लाइव इंटरेक्शन ही होता है। वो आपको थिएटर के अलावा और बिल्कुल। कहीं से नहीं मिल सकता। तो वो इसीलिए जो है थिएटर बहुत प्रेशियस है, थिएटर बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हेलो। हेलो, यस सर, जी बोलिए जी। सर। हाँ, थिएटर से आप थिएटर मशीन ही नहीं है ना, थिएटर मशीन नहीं है, थिएटर टेक्निकल नहीं है। थिएटर इज लाइव 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 मीडिया है। तो सामने वाले बंदे से, और दूसरी बात ये है कि हम परफॉर्मेंस देखने या सुनने के बाद में इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि पीछे जाकर इससे मिल सकते हैं। ये जो बंदा भी एक्टिंग कर रहा था, इससे पीछे जाकर हम चाहें तो मिल सकते हैं। मतलब ये हमें हाड़ मास का साबुत जिंदा बदला मिलेगा। सिनेमा में आपके ऐसी सुविधा नहीं है। तो इसलिए जो है लाइव मीडिया का जो है इंप्रेशन अलग ही होता है, बहुत बढ़िया होता है। बिल्कुल सर। सर रुचिका शर्मा का एक क्वेश्चन है सर, द रोल यू प्लेड इन द वेब सीरीज इलीगल इज रियली कमेंडेबल। You are a theater actor, lyricist, music director, singer, script writer, but which role you enjoy doing the most? जिसमें पैसे मिल जाए। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है स्नेह का, कि आपकी लाइफ का लोवेस्ट पीरियड क्या रहा है सर? व्हाट वाज द लोवेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ? वही था जब मैं दिल्ली से बॉम्बे आने की सोच रहा था, और मुझे लगा था कि यहाँ पर कुछ रहा नहीं है। मतलब 2001, 2002, 2000, 2000, 2000, 2001, 2002, जब मुझे लगा था कि दिल्ली में कुछ बचा नहीं है और अब मुझे शिफ्ट कर जाना चाहिए, और मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं सोच रहा था कि मैं जाऊंगा कैसे। और ये मुझे मालूम था कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि मेरे मेरे एक बेटा हो चुका था, मेरे एक बेटे को, मेरी माँ को, मेरी बीवी को, तीनों लोग शिफ्ट होंगे मेरे साथ में। तो और जेब में पैसे थे नहीं बिल्कुल, तो इनका भरण पोषण कैसे करूंगा मैं।
तो ये सोचकर मैं जो है काफी काफी परेशान था, तो ऑब्वियसली वो लो स्पिरिट था मेरा। ओके, सो सर राघव का एक क्वेश्चन है सर, व्हाट इज वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू फॉलो इन लाइफ? काम करो यार, काम करो, काम करने की इच्छा होनी चाहिए एक्चुअली। काम बिना काम, ऐसा कोई पेच लगवा लो अपने जहन में, ऐसी कोई आदत डाल लो कि आप बिना काम के रह नहीं सकते। मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ। मैं इतना काम नहीं करता जितना कि करना चाहिए मुझे। आज भी नहीं करता जितना करना चाहिए। जितना काम करने के लिए बना था मैं उतना काम नहीं करता। तो काम करो, लगातार काम करो। मतलब एक तीसरी, एक थर्ड पावर का इस्तेमाल करो जब भी आप आलस से नहीं होना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप आलसी होते जा रहे हो, तो आप उस तीसरी पावर का इस्तेमाल करो जो आपको चेतावनी दे कि नहीं बॉस, आपके अभी आलसी होने का मौका नहीं आया, अभी अभी काम करना है और काम करना है। तो काम करो, दैट्स ऑल। और कोई आगे बढ़ने का और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिंदगी इज नॉट रॉकेट साइंस। जिंदगी ऐसा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं होता कि 2+2 = 4, 2+2 = 5 भी हो सकते हैं कई बार। तो काम करो, काम करो, लगातार कर्म करो, लगातार कर्मठ रहो। एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता, ये भगवत गीता ने कहा है। तो मेरा अकूत मानना है भगवत गीता, अकूत, भयंकर मानता हूँ। उससे बड़ा ग्रंथ कोई नहीं लिखा गया। क्या पीयूष भाई कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, आपकी जो किताब है उससे आप कुछ सुनाएंगे? मैंने सुना है ना अभी, वही था, वो उसमें वही था, उसमें था, उसमें से ही था अभी जो मैंने सुनाया था। और भी बहुत सारी कविताओं की आपकी किताबें हैं। यार वो कुछ है नहीं आपके पास। सर हुस्ना की आ रही है व्यूवर्स की तरफ से रिक्वेस्ट, अगर 2-3 कुछ लाइनें हो जाएं सर। क्यों? लाहौर के लाहौर के उस पहले जिले के दो परगना में पहुंचे, रेशम गली के दूजे कूचे के चौथे मकाम में पहुंचे। कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुंचे। लिखता हूँ खत मैं हिंदोस्तां से पहलुए हुस्ना में पहुंचे। हुस्ना, मैं तो हूँ बैठा ओ हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया। पल पल को गिनता, पल पल को चुनता, बीती कहानी में खोया। ये पत्ते जब झड़ते हिंदोस्तां में, बातें तुम्हारी ये बोले, होता उजाला हिंदोस्तां में, यादें तुम्हारी ये बोले। हुस्ना मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा क्या उस गुलिस्तां में, रहती हो नन्ही कबूतर सी गुम तुम जहां हुस्ना। पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान वैसे ही जैसे झड़ते यहाँ हुस्ना। होता उजाला क्या वैसा ही है जैसा होता हिंदुस्तान में, हाँ वो हुस्ना। धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। तो मितुल सर, हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो रैप अप करने से पहले सर मेरे 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं आपसे जो हमारे व्यूवर्स के हैं। सर एक क्वेश्चन तो व्यूवर के ये है कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर यंगर सेल्फ, कि आप यंगर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? मैंने ये जो दी थिएटर, ना एडवाइस, एडवाइस दी ना मैंने, काम करना मत छोड़ना, काम करना मत छोड़ना। सफलता का कोई आपके फॉर्मूला नहीं होता। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सफल होना जरूरी है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक ही शर्त है कि आपको सफल होना जरूरी है। सफल होकर ही आप ये प्रमाणित कर सकते हैं कि आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं।
तो उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना, लगातार लगातार काम करते रहो, लगातार लगातार काम करते रहो, और भगवत गीता जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। एक बार का कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता, ये अकुट सिद्धांत है ना। तो लगातार काम करो, दैट्स ऑल। बिल्कुल सर। और सर एक क्वेश्चन और है हमारे पास लवकेश का, इज देयर एनी इंसिडेंट दैट यू फुली रिस्पांसिबल फॉर योर सक्सेस टुडे? इंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन बचपन जरूर है। बचपन में आपके जिस तरीके, मतलब जैसा इंट्रोवर्ट बच्चा था मैं, जैसे रिलेट नहीं करता था लोगों से, दोस्त नहीं बनते थे आसानी से। माहौल ने जो है कुछ, और लोअर मिडिल क्लास और इंट्रोवर्ट, मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर जो बंदा था, वो मैंने पाया कि जब मैं एक्ट करता हूँ स्टेज पर, तो लोग बाग मेरी बात मानते हैं। मैं कहता हूँ रो तो रोते हैं, और मैं कहता हूँ हंसो तो वो हंसते हैं। तो उस वक्त जो है मुझे उसने उस चीज ने, इसलिए ये मेजर कारण था कि थिएटर ने मुझे अट्रैक्ट किया। अदरवाइज मैं पेंटर भी था, मैं स्कल्प्टर भी था, मैं सितारिस्ट भी था, मैं गाता भी था, मैं लिखता भी था। लेकिन किसी चीज ने जो है, किसी चीज को पेशा बनाने के लिए मुझे थिएटर ने आकर्षित किया। इससे मेरा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स मिट जाया करता था। तो दैट्स ऑल, ये है, यही कारण, यही आंसर है मेरा। पीयूष भाई, एक पीयूष मिश्रा कल्चरल सेंटर है जो कि हाँ। जिसमें कि 2 साल पहले आपने इनॉग्रेट भी किया था और एक परफॉर्मेंस भी की थी। आपको क्या लगता है कि पीयूष मिश्रा कल्चरल सेंटर में, आई मीन, व्हाट शुड बी डन टू प्रमोट थिएटर एंड make it into a center of excellence where what do you suggest? आपको क्या लगता है? जस्ट तो क्या करूंगा यार, वो जो कर रहे हो वो अच्छा ही कर रहे हो ना, वो क्या क्या बुरी बात है उसमें, मतलब जो कर रहे हो वही कर। वहाँ एक्टिविटीज होनी चाहिए, दैट्स ऑल, एक्टिविटीज होनी चाहिए। इसके अलावा देखो, जिंदगी में अगर बिना स्टेट की ग्रांट के ना, आप थिएटर, कम से कम थिएटर नहीं कर सकते बिना स्टेट। अगर आपको बड़ा स्टेट की, या मतलब जो प्राइवेट बॉडीज होती हैं, जैसे कि यहाँ है ऑफ ब्रॉडवे, या ऑफ ब्रॉडवे है, वहां पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं पैसा लगाने के लिए, पैसा लगाते हैं और उसके बाद में बहुत बड़ी बड़े प्लेस करते हैं। ऐसे ही जो है आपके ये ईस्ट एंड वगैरह में चले जाओ तुम, तो इंग्लैंड में, तो ऐसे ही वहां पर होता है। तो प्रोड्यूसर लाने की कोशिश करो जो कि थिएटर में इन्वेस्ट कर सके। और थिएटर में पता नहीं क्या, मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों थिएटर में ग्लैमर नहीं है। एक रंजीत कपूर साहब है, हमारे गुरुजी हैं, हमारे टीचर हैं, वो बोला करते हैं कि थिएटर में ग्लैमर नहीं है। थिएटर में अगर ग्लैमर डाल दोगे तो थिएटर रिवाइव हो जाएगा। थिएटर में ग्लैमर नहीं है, पिक्चर में ग्लैमर है, इसलिए लोग बाग पिक्चर देखने जाते हैं। अगर थिएटर में ग्लैमर डाल दोगे, ग्लैमर से मतलब बेशर्मी नहीं है, तमीज़ी नहीं है। ग्लैमर से मतलब वो एक्स फैक्टर है जिसको देखने के लिए लोग आए। तो अगर थिएटर में ग्लैमर डाल दोगे तो आपके वो, अब मुझे मैं आधी बात समझ पाता हूँ, रंजीत साहब की आधी बात नहीं समझ पाता, लेकिन ये मैं भी समझता हूँ कि जो आपके मतलब आकर्षण आकर्षण के लिए कोई तो चीज होनी चाहिए ना। रूखा थिएटर क्यों हो, रूखा सूखा और गरीब थिएटर क्यों हो? असली बात यह कि गरीब थिएटर क्यों, हम थिएटर देखने जाए तो लगे कि हाँ भाई बहुत ही गरीब शिथिल से बंदे आकर परफॉर्म कर देंगे, बहुत ही कम पैसों में परफॉर्म कर देंगे। क्यों होगा यार, पैसे देना, पैसे ले अच्छे खासे, इन्वेस्टमेंट हो थिएटर में, इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट करने वाली बॉडीज आए, उसमें मतलब चमक दमक आए, थोड़ा ग्लैमर आए, तब कहीं जाकर थिएटर अच्छे खासे फॉर्म ले सकता है। दैट्स ऑल। सौरभ? तो यस सर, सो पीयूष सर, जाने से पहले, इस सेशन को कंक्लूड करने से पहले, घर या प्रचंड में से आप कुछ किसी भी एक के ऊपर कुछ लाइनें अगर हमारे व्यूअर्स को सुना दे सर। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी तुम गुहार दो, आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो।
जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। फूलती रगों में आज भीगती मसों में, आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो मैं मिटुल सर से आपसे सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सर इस सेशन को सर कंक्लूड करिए, या यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज सर गो अहेड। कंक्लूड बस ऐसे ही करना है। थैंक यू पीयूष भाई आने के लिए, एंड लव यू सो मच, एंड होपफुली आफ्टर द लॉकडाउन हम कुछ करते हैं कि चंडीगढ़ आप आएं और कुछ परफॉर्म करें। एंड thank you very much. You are an inspiration not only to me but to an entire community of people who follow you regularly. So love you Piyush bhai. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much sir. Thank you very much. Okay sir. Bye. Bye.